स्वागत है सभी का एग्जाम फतेह पे। और मेरा नाम अभिषेक और मैं आपके लिए एक और न्यू क्लास यहाँ पर लेकर आ चुका हूँ। असल में इसमें जो आपके होने वाले हैं जीके जीएस के क्वेश्चंस होने वाले हैं। जीके जीएस का डिटेल सॉल्यूशन जो है वो आपका यहाँ पर होने वाला है। तो आप लोग याद रखिएगा कि जीके जीएस का जो है वो हमारा डिटेल सॉल्यूशन यहाँ पर होगा। उसी के साथ साथ इस क्लास में बने रहिएगा, आपके लिए यहाँ पर एक सरप्राइज भी है। सरप्राइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसा कि आपको पता भी है कि हमारा जो यूपी पुलिस है उसका नोटिफिकेशन तो नहीं कह सकते हाँ, लेकिन उसका एग्जाम का नोटिफिकेशन जो है वो आउट हो चुका है। और उस एग्जाम के नोटिफिकेशन के चलते आपका एग्जाम जो है वो आपका अगस्त में कंडक्ट होगा। ठीक है, तो इस चीज को सभी लोग यहाँ पर याद रखेंगे। उसमें आगे बढ़ते हुए कुछ बातें हम आपको यहाँ पे क्लियर करते हैं। एक क्वेश्चन से अगर आपके एग्जाम के अंदर 3 से 4 क्वेश्चन क्लियर होते हैं तो यकीन मानो इससे अच्छी तैयारी आपकी नहीं हो सकती है। अगर हम यहाँ पे इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि विश्व का सर्वाधिक घनी आबादी वाला प्रदेश है, पूर्व एशिया है, पश्चिमी यूरोप है, दक्षिण एशिया है या फिर आपका लैटिन अमेरिका है, तो इस चीज को याद रखेंगे कि अगर सबसे ज्यादा आबादी के बारे में हम लोग बात करते हैं तो हमारा क्या आ जाता है। तो आप लोग ये बोलोगे सर हमारा जो एशिया कॉन्टिनेंट है ना, आबादी के मामले में सबसे ज्यादा है ना। बोलेंगे सर बिल्कुल सही बात है। अगर हम एशिया कॉन्टिनेंट के बारे में बात करते हैं तो एशिया कॉन्टिनेंट जो है वो हमारा आबादी के बारे में सबसे ज्यादा हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जो हमारा एशिया कॉन्टिनेंट आबादी में सबसे ज्यादा, लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि एशिया का कौन सा वाला हिस्सा, तो आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे कि जो हमारा साउथ एशिया का हिस्सा हो जाता है, हमारा क्या हो जाता है, सबसे ज्यादा आपका घना आबादी में हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए आपका क्या है कि जम्मू कश्मीर के संविधान में संशोधन का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है। क्या संसद को यह अधिकार होता है, राज्य के विधानमंडल को होता है, सामयिक रूप से गठित संविधान संशोधन सभा को होता है, फिर भारत के राष्ट्रपति को कुछ अपवादों को छोड़कर होता है। ठीक है, चलिए जल्दी से बताइए कि यहाँ पे जो हमारा सही उत्तर है वो आपका क्या होगा। देखो इस चीज को बड़े ध्यान से समझना। जम्मू कश्मीर की जब भी कभी भी बात आती है, ठीक है ना, तो आप यहाँ पर समझो इसका जो अधिकार है वो आपका किसको मिलता है, किसको ये जो अधिकार है वो आपका दिया जाता है। हालांकि आपको आर्टिकल 370 के बारे में भी पता होगा। ठीक है, एग्जाम में एक चीज हमेशा याद रखो, कभी भी आपका आर्टिकल 370 के बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, इस चीज को याद रखना, आर्टिकल 370 के बारे में आपका कभी भी पूछा जा सकता है, तो बिल्कुल तैयार रहिएगा। खैर, जम्मू कश्मीर में जो संविधान संशोधन है ना, उसका अधिकार किसको होता है, तो राज्य का जो विधानमंडल होता है ना, उसको यहाँ पर क्या होता है, इसका अधिकार होता है। ठीक है, तो ये चीज भी आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे कि जो राज्य का विधानमंडल होता है उसको क्या हो जाता है, ये अधिकार होता है। ठीक है, बोलेंगे सर बिल्कुल ठीक है। अगला देखेंगे हमारे सामने क्या है कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है। भारतीय शासन अधिनियम 1935, ब्रिटिश संविधान, भारतीय शासन अधिनियम 1919 या फिर अमेरिका का संविधान। ठीक है, एक चीज को समझो, भारतीय संविधान में अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो हमारा सबसे बड़ा अधिनियम क्या हो जाता है, तो आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा कि सर जो हमारा यहाँ पे भारतीय शासन अधिनियम है, जिसको भारतीय संविधान अधिनियम भी बोला जाता है, 1935, ये हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पे सबसे बड़ा स्रोत हो जाता है। क्यों हो जाता है, एक चीज को समझो। 1935 के लगभग की बात है। यहां पर क्या होता है, यहां पर भारतीयों के द्वारा यहां पे पहल रखी जाती है कि हम जो है अपना संविधान यहां पे बनाएंगे, हम किसी भी अलग देश का संविधान जो है वो अपने ऊपर नहीं चलाएंगे। ठीक है ना, किसके द्वारा बोला जाता है, हम भारतीय के द्वारा यहां पर बोला जाता है। और ये पहल रखी किसके सामने जाती है, तो आप लोग को सभी को पता होगा कि अंग्रेजी जो हुकूमत थी, उस अंग्रेजी हुकूमत के सामने ये जो पहल है वो आपकी रखी जाती है। अंग्रेज बोलते हैं कि भाई ऐसा है, अभी तो हम आपका संविधान यहाँ पे लागू नहीं कर सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। फिर यहाँ पर हमारा क्या निकाला जाता है, भारतीय शासन अधिनियम, जिसको या फिर भारतीय संविधान अधिनियम भी हमारा बोला जाता है। इस चीज को याद रखिएगा। और ये हमारा कब आता है, 1935 में आता है। जब तक हमारे देश में आजादी नहीं हो जाता है ना, तब तक हमारे देश में कौन सा संविधान रहता है, तो आप इस चीज को याद रखिए, तब तक हमारे देश के अंदर भारतीय शासन अधिनियम या फिर भारतीय संविधान अधिनियम जो है हमारे देश के अंदर फॉलो करा जाता है। ठीक है, समझ गए कि नहीं समझ गए, बोलेंगे सर बहुत अच्छे तरीके से हम लोग समझ गए हैं। अब यहाँ पर से समझते हुए चलो, अगर बेसिकली हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है ना, तो होता क्या है, हालांकि 1935 में आपका लागू तो हो जाता है, लेकिन 1935 में लागू हो जाने के बाद में इसमें जो हेरा फेरी होती है ना, शब्दों की बहुत हेरा फेरी होती है। ठीक है ना, इस चीज को भी आप लोग यहाँ पर याद करेंगे। शब्दों की क्या होती है, यहाँ पर बहुत ज्यादा हेरा फेरी होती है। तो इसी शब्दों की हेरा फेरी को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे इसका एकदम से क्या कर दिया जाता है, संशोधन भी करा जाता है। ठीक है, कल को मान लो कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि भाई ये बताओ ऐसा कौन सा यहाँ पे सरकार का अधिनियम था या फिर ऐसा कौन सा संविधान अधिनियम था जिसको एकदम से आपका चेंज करा गया था, तो 1919 को ना चेंज करते 1935 जो है जैसे ही वो आपका लागू होता है ना, उसमें शब्दों की हेरा फेरी को यहाँ पे सही करा जाता है और संशोधन भी उसमें कुछ जगहों पे करा जाता है। और जब तक हमारा देश आजाद नहीं होता तब तक हमारा कौन सा वाला शासन अधिनियम चलता है, तो आप लोग याद रखेंगे भारतीय शासन अधिनियम जो है, भारतीय संविधान अधिनियम जो है वो हमारा यहाँ पे लागू रहता है। ठीक है, अगला देखिए कि 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। कांग्रेस के दोनों गुट गरम दल नरम दल के बीच पुनः एकीकरण किस अधिवेशन में हुआ था। अब एक चीज को हम आपको यहाँ पे बता के रखते हैं। देखो सबसे पहला चीज जो है ना, कांग्रेस हमारा बन के कब खड़ा होता है, इस बात को आप लोग सभी लोग याद रखिएगा। आज भी जो है कांग्रेस वो है बहुत बड़ा पार्टी हम कह सकते हैं, फिर कांग्रेस जो है एक मजबूत पार्टी है। ठीक है, जो राष्ट्रपति जो प्रधानमंत्री दावेदार के लिए यहाँ पे जो है वो खड़ी होती है। बोलेंगे सर बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही बात है।
अब दूसरा चीज हमारा बड़े ध्यान से समझना, सबसे पहला जो कांग्रेस है ना वो बन के कब खड़ा होता है, तो आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे कि 1885 में क्या होता है, हमारा कांग्रेस जो है वो बनता है। ठीक है, आप यहाँ पर क्या याद रखोगे कि 1885 में क्या हो जाता है कि कांग्रेस जो है वो हमारा यहाँ पे बनता है। ठीक है, कल को मान लो अगर आपसे यही पूछा जाए कि भाई कांग्रेस कब बना था, अब आप ज्ञान तो सारे ब्रह्मांड का रखे हो और यही नहीं पता है कि कांग्रेस कब बना था, तो आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा कि कांग्रेस का जो गठन है वो हमारा कब होता है, तो कांग्रेस का जो गठन है वो आपका 1885 में होता है। ठीक है, उससे पहले अगर 1907 से पहले सूरत अधिवेशन के बारे में बात करते हैं तो 1906 में क्या हो जाता है, यही कांग्रेस जो है वो आपका यहाँ पर टूटता है। इसमें आपका यहाँ पे, तो आप लोग याद रखिएगा मुस्लिम लीग में ये आपका टूट जाता है। ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट ये भी डाल लीजिएगा कि मुस्लिम लीग में जो हमारा कांग्रेस टूटता है वो आपका कब टूटता है, तो वो आपका यहाँ पे 1906 में टूटता है। अब यहाँ पे 1907 के बारे में हम लोग बात करते हैं। देखो होता क्या है, बेसिकली जो है यहाँ पे सबसे पहली चीज 1907 में ये जो है वो टूट चुका है, लेकिन अगर इसके हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि इसको एक कब करा जाता है, तो सबसे पहली चीज याद रखना कि 1916 में हमारा क्या होता है यहाँ पे लखनऊ के अंदर। ठीक है, इस चीज को याद रखेंगे, 1916 में जो है यहाँ पे क्या होता है, अधिवेशन होता है कांग्रेस का, वो अधिवेशन लखनऊ के अंदर होता है। यहां पर क्या कर दिया जाता है, इन दोनों की एकता पर जो है वो आपका ध्यान दिया जाता है, या फिर इनका जो एकीकरण होता है। ठीक है, अब ये जो एकीकरण हो रहा है इसकी अध्यक्षता जो है वो किसके द्वारा करी जाती है, तो आप लोग ये भी याद रखिएगा कि अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा यहाँ पर क्या हो जाती है, इसकी जो है अध्यक्षता करी जाती है। ठीक है, यहाँ पर नोट कर लीजिएगा कि अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा यहाँ पर क्या होती है, इसकी जो है वो आपकी अध्यक्षता करी जाती है। ठीक है, ये भी आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे कि 1916 के अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो किसके अंडर में होती है, तो आप लोग सभी लोग यहाँ पर याद रखिएगा। ठीक है, 1916 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, चलो अगला देखो हमारे सामने क्या है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संपत्ति को मूल अधिकार की बजाय विधिक बनाया गया है। ठीक है, आपको बताना है कि किस अधिकार के द्वारा यहाँ पर जो है संपत्ति को आपका मूल अधिकार की बजाय आपका विधिक बनाया गया है, जल्दी से बताइए। चलिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाता है, तो हमारा 44वां क्या होता है, संविधान संशोधन होता है। ठीक है, इस चीज को सभी लोग यहाँ पर याद रखेंगे। कौन सा संविधान संशोधन होता है, तो वो हमारा 44वां जो है संविधान संशोधन होता है, जिसके अंतर्गत आपका क्या करा जाता है, तो यहाँ पर याद रखिएगा जिसके अंतर्गत जो है ना, जो हमारा संपत्ति होती है। ठीक है, इस चीज को आप लोग याद रखेंगे कि संपत्ति को मूल अधिकार के बजाय क्या बना दिया जाता है, विधिक बनाया जाता है। तो आप लोग इस पॉइंट को याद रखेंगे कि क्या हो जाता है, हमारा 44वां हो जाता है। इसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो इसमें हटाया क्या जाता है, अब एक चीज को समझो, ये जो संशोधन है वो आपका होता कब है, तो आप लोग सभी लोग यहाँ पर याद रखेंगे कि 1978 में क्या होता है, ये संशोधन जो है वो आपका होता है। और इसी के अलावा अगर बच्चा हम यहाँ पे बात करते हैं ना, एक पॉइंट को आप यहाँ पर और नोट करते हुए चलेंगे कि सर आर्टिकल जो है 31 को हटाकर, ठीक है ना, कहाँ पे कर दिया जाता है, तो जो आपका आर्टिकल 31 होता है। ठीक है, यही क्या करता है, इस चीज को भी आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा कि आर्टिकल 31 में ये बोला गया था कि जो हमारा संविधान सॉरी ये जो हमारा संपत्ति है ना, संपत्ति अधिनियम में हमारा क्या है, मूल अधिकार है। ठीक है, तो किसमें बोला गया था, आपका आर्टिकल 31 में बोला गया था, और इसको आपका क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, आर्टिकल 300 के काम में जो है वो आपका डाल दिया जाता है। ठीक है, चलिए, और इसको एक कानूनी अधिकार जो है वो आपका नाम दिया जाता है। इसको क्या नाम दिया जाता है, तो आप लोग यहाँ पर याद रखोगे कि मौलिक अधिकार सॉरी मूल अधिकार से इसको क्या बोल दिया जाता है, एक कानूनी अधिकार जो है इसको बोल दिया जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया, जरा ये बताइए। चलिए अब हम आपको एक चीज यहाँ पे एक अनाउंसमेंट बता देते हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। आप लोगों में से बहुत सा बच्चा ऐसा है ना, वो बहुत सा क्या मोस्टली जितने के जितने आप लोग हो वो सभी लोग प्रिपरेशन जो है वो आप यूपी पुलिस की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। बोलेंगे सर बिल्कुल सही बात है, हमारे द्वारा जो है यूपी पुलिस की प्रिपरेशन करी जा रही है। यूपी पुलिस की प्रिपरेशन में सबसे ज्यादा अहम चीज और सबसे ज्यादा मोटी चीज और सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या हो जाती है, आपकी पीडीएफ हो जाती है, या फिर आप ये समझते हो चलो नोट्स जो है वो आपके लिए बहुत जरूरी हो जाते हैं। हमने क्या करा है आपके लिए, हमने जो है आपके लिए एक पीडीएफ जो है वो आपकी रेडी करी है। ठीक है ना, क्या करी है हमने, पीडीएफ रेडी करी है। पीडीएफ किस तरीके से रेडी करी, इस चीज को समझना। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, जितना का जितना आपका प्रीवियस ईयर पेपर है ना, ठीक है, 2018 वाले पेपर हुए, अभी रिसेंट में जो लीक हुआ था वो वाला पेपर हुआ। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर जो है वो पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर पेपर जो है वो आपका यहाँ पे इस वीडियो में या फिर इस पीडीएफ में आपका आने वाला है। ठीक है, सारे के सारे, ठीक है, अभी तक जितने हुए हैं वो सभी के सभी जो है वो आपके इसमें रहेंगे। अब होगा क्या कि इसका जो रेट है वो सिर्फ और सिर्फ आपका कितना हो जाता है, 25 रुपए हो जाता है। ठीक है ना, इसका जो रेट है वो आपका क्या हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 25 रुपए हो जाता है। समझना बात को। अब इस पीडीएफ को आप यहाँ पे किस तरीके से ले सकते हैं, या फिर इस पीडीएफ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, करना कुछ नहीं पड़ेगा बच्चा। अगर आप 4 से 5 लोग भी तैयारी कर रहे हो ना, तब भी हम आपको ये पीडीएफ दे रहे हैं, आपको 4-5 के साथ भी यहाँ पर शेयर कर सकते हो। और करना क्या होगा, आपको हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करना पड़ेगा, नंबर लिख लीजिएगा 9369602461। ये हमारा क्या हो जाता है, हमारा व्हाट्सएप नंबर हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे हम लिख भी देते हैं, ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर हो जाता है। यहाँ पर आप हमको डायरेक्टली क्या करोगे, मैसेज करोगे, और हमारे द्वारा जो भी पीडीएफ होगी आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवा दी जाएगी। सिर्फ और सिर्फ 25 रुपए की होती है। आप उस पीडीएफ को एक के साथ शेयर करो, 10 के साथ शेयर करो, जितने भी बच्चों के साथ शेयर करो, करिए। ठीक है ना,
प्रीवियस ईयर है। दूसरा चीज उन प्रीवियस ईयर का यहाँ पर क्या दे रखा है, डिटेल सॉल्यूशन दे रखा है। मान लो कि अगर कोई मैथ्स का क्वेश्चन है, ठीक है ना, आपको मैथ्स का क्वेश्चन नहीं आता है तो उसका भी क्या दे रखे हैं यहाँ पर, इसका डिटेल जो सोल्यूशन है वो आपको दे रखा है, ठीक है। उसी के अलावा आपका मान लो कि कोई भी रीजनिंग का हो जाता है तो रीजनिंग का भी क्या दे रखा है आपको, डिटेल सॉल्यूशन दे रखा है, ठीक है ना। रीजनिंग का भी आपको क्या दे रखा है यहाँ पे, डिटेल सॉल्यूशन क्वेश्चन का दे रखा है कि किस तरीके से इसका सॉल्यूशन जो है वो आपका यहाँ पे निकाला गया है। आपका मैथ्स हो गया जीके जीएस और हिंदी तक का, ठीक है ना। आप यहाँ पर ये भी याद रखिएगा कि जीके जीएस और हिंदी तक का भी यहाँ पर क्या दे रखा है, डिटेल सॉल्यूशन दे रखा है, ठीक है। अगर आपको अलंकार के बारे में जानना है, किसी भी चीज जैसे कोई क्वेश्चन है वहां पे क्या लिखा हुआ है, अलंकार के बारे में लिखा हुआ है, तो अलंकार के बारे में एक एक चीज यहाँ पर लिखी हुई होगी इस पीडीएफ में, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है पूरी पीडीएफ आपकी बनाई गई है। आप सिंपल क्या करोगे, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करोगे, एक बार फिर से सुन लीजिए, 9369602461, ठीक है। सिर्फ 25 रुपए की क्या हो जाती है, आपकी पीडीएफ हो जाती है। चलिए क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। तो अगर बैंक जो है वो उसका क्या तात्पर्य है, जापान के तटीय क्षेत्र से है, पूरब के पश्चिम के अंटार्कटिक मत्स्य क्षेत्र से है, पूरा अंटार्कटिक मत्स्य क्षेत्र से है, या फिर हिंद महासागर के आपके मत्स्य क्षेत्र से हो जाता है, ठीक है। चलिए जल्दी से बताइए कि यहाँ पे जो आपका सही उत्तर है वो आपका क्या होगा। देखो एक चीज को समझो, यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि ब्रिटेन के ऊपर का जो पार्ट हो जाता है, ठीक है ना, आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा कि जो ब्रिटेन है, सभी को पता है कि ब्रिटेन जो है वो आपका कहाँ पर है, ब्रिटेन के जो ऊपर का एरिया हो जाता है या फिर ब्रिटेन के जो ऊपर का पार्ट हो जाता है, ठीक है। ऊपर में क्या हो जाता है, जैसे ही ऊपर आप ब्रिटेन के बढ़ोगे उसमें थोड़ा सा जो आपका पश्चिम की ओर का जो क्षेत्र है, ठीक है ना, क्या हो जाता है, पश्चिम का जो क्षेत्र है, उस पश्चिम के क्षेत्र में क्या होता है, मत्स्य पालन होता है, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा, उस पश्चिम में क्या हो जाता है आपका यहाँ पे मत्स्य पालन होता है। तो ये जो आपका मत्स्य पालन होता है ना, इस मत्स्य पालन को आपका क्या बोला जाता है, डॉगर बैग बोला जाता है, ठीक है ना। क्या बोला जाता है आपका यहाँ पे, डॉगर बैग जो है वो आपका नाम दिया जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन में अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो आप यहाँ पर याद रखिएगा कि पूर्व अंटार्कटिक मत्स्य क्षेत्र जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही उत्तर होगा, ठीक है। स्पेयर हेड जो है शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है, स्पेयर हेड के बारे में आपको बताना है कि ये जो आपका शब्द है स्पेयर हेड, वो हमारा जो है किस में आपका यूज होता है। तो सभी लोग यहाँ पर याद रखेंगे कि स्पेयर हेड जो आपका शब्द हो जाता है वो आपका बेसिकली जूडो के अंदर आपका यूज करा जाता है, ठीक है। जब पवन पृथ्वी से घूर्णन के कारण अपनी दिशा बदल लेती है तो निम्नलिखित में से किस नाम से पुकारते हैं, ध्रुवीय पवन, भूपेक्षीय पवन, व्यापारिक पवन या फिर पछुआ पवन, ठीक है। चलिए जल्दी से बताएंगे कि जब पवन जो है पृथ्वी घूर्णन के कारण अपनी दिशा बदल लेती है तो उसको किस नाम से यहाँ पर जाना जाता है, ये आपको बताना है, ठीक है। याद रखिएगा कि उसको भूपेक्षीय पवन जो है नाम से जाना जाता है। भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी होती है, कितनी होती है ये बताइए, ठीक है ना। देखो सबसे पहली चीज तो आप यहाँ पर याद रखो कि भूमध्य रेखा में अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो एक अक्षांश की जो दूरी होती है, ठीक है ना, 1 डिग्री अक्षांश का दूरी जो होता है वो कितना होता है। तो सबसे पहली चीज आप यहाँ पर याद रखेंगे कि 1 डिग्री अक्षांश का मतलब आप लोग यहाँ पर ये बोलोगे कि सर हमारा क्या हो जाता है, 104 किलोमीटर जो है वो आपका, सॉरी 111 किलोमीटर जो है वो आपका हो जाता है, ठीक है। सबसे पहली चीज आप लोग यहाँ पर ये याद रख लेंगे, कितना हो जाता है, 111 किलोमीटर हो जाता है। अब यहाँ पर से समझिए, दो अक्षांश के बीच की दूरी को सबसे पहले चीज समझो क्या बोला जाता है। जैसे कि मान लो कि आपके क्या हो जाते हैं, यहाँ पे 2 अक्षांश हो जाते हैं, ठीक है। इन 2 अक्षांश के जो बीच की दूरी है, ठीक है ना, 2 अक्षांश के जो बीच की यहाँ पर दूरी हो जाती है, उस बीच की दूरी को आपका क्या बोलते हैं। तो उस बीच की दूरी को अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो आसान भाषा में आपका क्या बोला जाता है, तो आप ये बोलोगे कि जो बीच की दूरी है ना, इसको पहला तो हम लोग जोन के नाम से बुलाते हैं, ठीक है ना। किस नाम से बुलाते हैं, जोन के नाम से बुलाते हैं। दूसरा यहाँ पर समझिए, इसका जो बीच का दूरी होता है अप्रोक्सीमेटली आपका जो है वो आपका 111 किलोमीटर का होता है, ठीक है ना। कितने का होता है, 111 किलोमीटर का होता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, जब आपका यहाँ पे 2 अक्षांश के बीच का दूरी है उसको जोन बोला जाता है। यही अगर 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी होती है, ठीक है ना, यहाँ पर याद रखिएगा कि जब आपके 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी की बात होती है, ठीक है ना, यहाँ पर नोट कर लीजिएगा कि जब आपके 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी की बात होती है तो उसको आपका क्या बोलते हैं। तो आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे कि उसको आपका गोर बोला जाता है, ठीक है ना। क्या बोला जाता है उसको, आपका यहाँ पे गोर जो है वो आपका बोला जाता है, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है वो आपका सार्वत्रिक उत्पादन करता है, किसका, गेहूं का, ठीक है। चलिए जल्दी से बताइए, पंजाब के द्वारा सार्वत्रिक उत्पादन करा जाता है, महाराष्ट्र के द्वारा या फिर मध्य प्रदेश के द्वारा या फिर आपका उत्तर प्रदेश के द्वारा, ठीक है। अब एक चीज को बड़े ध्यान से समझना, इस सार्वत्रिक उत्पादन के बारे में अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो आप यहाँ पर याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा जो गेहूं का उत्पादन है वो आपका कहाँ पे करा जाता है। तो आप आसान भाषा में सीधा सीधा सभी को पता होगा कि सर उत्तर प्रदेश के अंदर हमारा क्या हो जाता है, सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन होता है, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कॉफी की अपेक्षा चाय जो है वो आपका अधिक ऊंचाई पर उगाई जाती है। कॉफी बहुत तथा चाय कम ऊंचाई पर उगाई जाती है, या फिर ऊंचाई महत्वपूर्ण नहीं है, कॉफी के लिए छाया का फैक्टर है, छाया का फैक्टर महत्वपूर्ण है, या फिर सभी का सभी जो कथन है वो आपका असत्य है।
तो इस चीज को सभी लोग यहाँ पर याद कर लेंगे, इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, देखो कॉफी के बारे में अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है, तो ऊंचाई जो है वो महत्वपूर्ण नहीं होती है कॉफी में। ठीक है, इस चीज को याद रखना। कॉफी के लिए छाया का जो फैक्टर होता है वो महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो सी वाला जो है वो आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अब एक काम और थोड़ा सा कर लेते हैं, रीजनिंग के जो 2-4 क्वेश्चन है उनको भी आप लोग यहाँ पे हल कर लीजिए, जिससे जो है वो थोड़ा सा रीजनिंग भी आपका यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और रीजनिंग और जीएस की क्या हो जाएगी, आपकी क्लास जो है वो आपकी यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी के हम लोग रीजनिंग को यहाँ पर देखते हैं। देखो, निम्नलिखित आरेख का पहले तो अध्ययन करिए, उस क्षेत्र की पहचान करें जो इन लड़कियों का प्रतिनिधित्व करता है जो सेवारत तो है किंतु अविवाहित है। अब यहाँ पर देखो क्या करना है, इन आरेख का पहले तो अध्ययन करो, उस क्षेत्र का पहचान करना है उन लड़कियों का प्रतिनिधित्व को करता है। देखो लड़कियों का क्या कर रहा है, प्रतिनिधित्व तो कर ही रहा है। ठीक है, जो सेवारत तो है, जो सेवारत भी है साथ ही साथ में, किंतु आपका अविवाहित है। ठीक है ना, क्या हो जाता है यहाँ पे, अविवाहित हो जाता है। अब जरा बताओ कि ऐसे कितने जो है वो आपके यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, जो आपका अविवाहित विवाहित ना हो और क्या कर रहा है, लड़कियों का प्रतिनिधित्व भी कर रहा है, तो ये जो है वो आपका सेवारत वाला सर्कल है। बोलेंगे सर बिल्कुल सेवारत वाला ये सर्कल जो है हमारे सामने यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, अंडरलाइन भी हम इसको कर देते हैं। इस सर्कल में अगर आप देखोगे तो ये क्या कर रहा है, लड़कियों का प्रतिनिधित्व भी यहाँ पर कर रहा है। क्या कर रहा है, एक जो है वो आपका 5 नंबर वाला कर रहा है। ठीक है ना, क्या कर रहा है, एक जो है वो आपका 5 नंबर वाला कर रहा है। बोलेंगे सर बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये तो आपका विवाहित है। समझना बात को बड़े ध्यान से। तो बोलोगे सर 4 नंबर वाला जो है वो भी हमारा यहाँ पे कर रहा है, तो 4 नंबर वाला ये जो कर रहा है ये भी आपका क्या हो जाता है, ये भी आपका विवाहित हो जाता है कि नहीं। बोलेंगे सर बिल्कुल सही बात है। अगर हम यहाँ पर देखते हैं 5 वाला जो है वो यहाँ पर क्या कर रहा है, प्रतिनिधित्व तो कर रहा है ना। बोलेंगे सर बिल्कुल सही, सेवारत यहाँ पे विवाहित है, लेकिन यहाँ पे बच्चा क्या नहीं कर रहा है, 4 नंबर वाला वो आपका प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पे दूसरे नंबर को देखोगे तो ये हमारा क्या कर रहा है, तो आसान भाषा में आप ये बोलोगे कि सर ये प्रतिनिधित्व भी कर रहा है लेकिन हमारा क्या नहीं है, विवाहित नहीं है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि जो एमएन वाला आप यहाँ पे रेखा देख रहे हो, एमएन वाला ये जो चित्र देख रहे हो, इस एमएन चित्र के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। इसके जो दाईं ओर लेफ्ट साइड की ओर क्या रखा गया है, दर्पण रखा गया है। इसकी जो छवि बनेगी वो आपकी कैसी बनेगी ये आपको बताना है। देखो इससे ज्यादा आसान कोई ना क्वेश्चन नहीं होता है। आप सीधी बात यहाँ पर एक बात बड़े ध्यान से समझो कि जो चीज आपको यहाँ पे राइट साइड में दे रखी है, ठीक है, आपको क्या दे रखी है, जो चीज यहाँ पे राइट साइड में दे रखी है वो क्या हो जाएगी, इधर लेफ्ट में चली जाएगी। ठीक है ना, आप क्या बोलोगे कि सर वो चीज जो है वो यहाँ पे लेफ्ट में चली जाएगी, ये वाली जो है वो हमारी कहाँ पर चली जाएगी, राइट में चली जाएगी। अब ये जब आपकी राइट में जाएगी तो मतलब ए वाला ऑप्शन ही तो बनेगा। बोलेंगे सर बिल्कुल ठीक है, बात खत्म। महासागर हो गया, तालाब हो गया, नदी हो गया, समुद्र हो गया। ठीक है, अब जरा यहाँ पे बताओ कि इसके हिसाब से हम लोग देखेंगे तो हमारा क्रम को दर्शाइए क्या होगा। अगर हम यहाँ पे क्रम को दर्शाते हैं तो ये भी आसान है। सबसे बड़ा क्या होता है, महासागर होता है, समुद्र होता है, नदी होता है या फिर आपका तालाब होता है। ठीक है, चलो भाई जल्दी से बताओ कि सबसे बड़ा जो है वो आपका यहाँ पर क्या हो जाता है। तो सभी को यहाँ पे पता होगा, इसमें तो कोई कंफ्यूजन का बात ही नहीं है। ठीक है, आपको करना क्या है, सार्थक क्रम में दर्शाना है। चलो सबसे बड़ा नहीं, यहाँ पे सार्थक क्रम सबसे बड़े में नहीं होगा। एक चीज को यहाँ पर समझो, सबसे छोटा अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, तालाब हो जाता है। ठीक है, तालाब अगर बहुत ज्यादा आपका यहाँ पे एक तरीके से उफना रहा है या फिर तालाब के बाद आपका क्या हो जाता है, नदी आ जाती है। नदी के बाद यहाँ पे सार्थक क्रम था, ध्यान नहीं दिया। नदी के बाद आपका क्या होता है, समुद्र होता है। ठीक है, समुद्र के बाद क्या होता है, यहाँ पे आपका महासागर होता है। तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे कि सर तालाब का जो नंबर है वो दूसरा वाला मतलब बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक व्यक्ति अपने कार्यालय से उत्तर दिशा की ओर घुमा। अब यहाँ पे देखो कार्यालय की तो बात छोड़ो, पहले तो आप दिशा के बारे में समझो कि सर ऊपर की तरफ जो है वो हमारा क्या हो जाती है, उत्तर दिशा हो जाती है। नीचे की तरफ हमारी क्या हो जाती है, यहाँ पे दक्षिण दिशा हो जाती है। ये जो है वो हमारा पूर्व हो जाती है और यहाँ पर जो है वो आपका यहाँ पे पश्चिम दिशा हो जाती है। बोलेंगे सर बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक समझ गए। चलिए जब यहाँ तक समझ गए हो जरा इसको सॉल्व करते हैं। जो उत्तर वाला है ना, एक चीज को समझो यहाँ पे कि अपने कार्यालय से उत्तर दिशा की ओर चलता है। अब यहाँ पे कोई एक व्यक्ति है, उसका ऑफिस यहाँ पर ये हो जाता है। ठीक है ना, क्या हो जाता है, ऑफिस ये हो जाता है। ठीक है, समझना यहाँ पे बड़े ध्यान से। चलिए अब वो यहाँ पर क्या कर रहा है कि अपने कार्यालय से उत्तर दिशा की ओर चला। हमने कहा ठीक है भाई, उसका कार्यालय है वो यहाँ से उत्तर दिशा की ओर चलता है। चलो भाई वो चल गया यहाँ से, बाईं ओर घुमा, फिर दाईं ओर घुमा, फिर दाईं ओर घुमा, वह किस दिशा की ओर मुंह करा है। अगर हम उसको यहाँ पर से क्या कर देंगे, पहले तो हम लोग यहाँ पे बाईं ओर घुमा देते हैं, फिर हम लोग यहाँ पे दाईं ओर घुमा देते हैं और फिर दाईं ओर घुमाते हैं, तो वह किस दिशा की ओर मुंह करा हुआ होगा। तो आप सभी लोग यहाँ पर याद रखेंगे कि पूरब दिशा की तरफ आपका क्या हो जाएगा, इसका मुंह हो जाएगा। ठीक है, किराए को किसी कोड लैंग्वेज में जो है इसको मत करना अभी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे बताएंगे कि क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे जो हमारा सही उत्तर है वो आपका क्या होगा। चलिए जल्दी से बताइए। चलो देखो भाई, ये भी बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा भारी भड़कम क्वेश्चन है आपसे ना लग पाए। ठीक है, इससे ज्यादा आसान क्वेश्चन भी आपको नहीं कहीं देखने को मिलेगा। अब देखो किस तरीके से आसान है, इस चीज को समझो। 13 6 1 कितना होता है। बोलेंगे सर 13 6 1 हमारा हो जाता है 20 हो जाता है।
हो जाता है कि नहीं हो जाता है? बोलेंगे सर बिल्कुल 20 होगा। 8 6 6 कितना हो जाएगा हमारा? 20 हो जाएगा। 6 4 10 और प्लस यहाँ पे 10 कर देंगे तो मतलब हमारे पास कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा ना। तो मतलब बी वाला ये जो ऑप्शन है वो हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, तो कुल मिला के जो आपका क्लास है वो यहीं पे समाप्त करते हैं। हम फिर से आपको एक बार यहाँ पे बता देते हैं कि अगर आपको हमसे नोट्स परचेज करने हैं, ठीक है, तो आप सीधा सीधा हमारे व्हाट्सअप नंबर पे हमको मैसेज करोगे। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर हो जाता है। नोट्स का पीडीएफ फॉर्म जो है वो आपको हमारे द्वारा प्रोवाइड करवा दी जाएगी, जो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 25 रुपए की हो जाती है, जिसमें मैथ्स का डिटेल सोल्यूशन है, रीजनिंग का डिटेल सोल्यूशन है, जीके जीएस हिंदी का डिटेल सोल्यूशन आपका हो जाता है। सभी पीवाईक्यू हैं, सभी के सभी प्रीवियस ईयर पेपर आपको दे रखे हैं, 2018 हो, उससे पहले के हो, या फिर आपका अभी रिसेंट में हुआ 2024 का हो। ठीक है ना, आपके सामने सभी जो डिटेल सोल्यूशन के जो पेपर हैं वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, सभी का धन्यवाद क्लास में आने के लिए, बने रहने के लिए। थैंक यू फॉर द क्लास सपोर्ट।